नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन में। तो देखिए, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है इस मंथ। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, सबसे ज़्यादा परेशानी जो आती है हिस्ट्री के अंदर, साउथ इंडिया की हिस्ट्री में आती है। तो आज साउथ इंडिया के कुछ फेमस डायनेस्टीज़ हैं, कुछ वंश हैं जिसको लेकर बड़ी दुविधा रहती है। तो आज मैं उन्हीं वंशों को लेकर, उन्हीं डायनेस्टीज़ को लेकर यहाँ पर आपका क्लियर कराऊंगा कंसेप्ट, जिससे कि आप जब एग्जाम देने बैठे और वहाँ से कोई साउथ इंडिया का क्वेश्चन अगर आ जाए तो इन डायनेस्टीज से क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से आप क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। शुरू करते हैं वीडियो को जल्द से जल्द, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला जो डायनेस्टीज पड़ेगी आपकी, सबसे पहली डायनेस्टी पड़ेगी आपकी साउथ इंडिया के अंदर, इसका नाम है आपका सातवाहन। ठीक है, क्या नाम है? सातवाहना। ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी जो है, ये जो मौर्य डायनेस्टी हमारी मगध में खत्म होती है, तो मगध की डायनेस्टी के बाद में जो नॉर्थ इंडिया का डायनेस्टीज थे कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाती हैं। सेम वहाँ पर साउथ इंडिया में एक नई डायनेस्टी जन्म लेती है, जिसका नाम होता है सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टीज को, जो सातवाहन लोग थे, जो सातवाहन थे, सातवाहनों को हम आंध्र सातवाहना, क्या बोलते हैं हम इनको? आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन के नाम से भी हम इन लोगों को जानते हैं। और ये डायनेस्टीज काफ़ी फेमस रही है साउथ इंडिया के अंदर। ये फेमस क्यों रही है? तो इस डायनेस्टीज ने ऐसा क्या काम करा, तो इसने शीशे के सिक्के चलाए हैं। शीशे के सिक्के भारत में सबसे पहले किस डायनेस्टी ने, या साउथ इंडिया में सबसे पहले किस डायनेस्टी ने शीशे के सिक्के चलाए, ग्लास कॉइन इशू करे? तो आंसर आएगा आपका सातवाहना डायनेस्टी। इसी डायनेस्टी से रिलेटेड एक आपका और प्रश्न है जिसका नाम है अमरावती स्तूप। ठीक है, अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप जो है इसी डायनेस्टी से रिलेटेड है। हाँ, वो बात अलग है कि इस डायनेस्टी ने अमरावती स्तूप का निर्माण नहीं करवाया है, पर इसका रख रखाव, इसका पुनः निर्माण अमरावती स्तूप का सातवाहनों ने ही करवाया था। और अमरावती स्तूप का जो पुनः निर्माण है, ठीक है, जो इसकी रख रखाव, एक तरीके से जो मरम्मत का जो काम करवाया था, सातवाहन डायनेस्टी के एक फेमस राजा थे जिसका नाम था वशिष्ठ पुत्र। क्या नाम था? वशिष्ठ पुत्र ने अमरावती स्तूप का रख रखाव करवाने का काम करा था। सातवाहना डायनेस्टी जो है ये काफी फेमस है अपने समय की, क्योंकि पूरे की पूरी डायनेस्टी मैट्रियार्टिक कल्चर, यानी मात्र सत्तात्मक, ठीक है, मात्र सत्तात्मक समाज था ये पूरा का पूरा। क्योंकि इसके राजा अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम नहीं, अपनी माता का नाम लगाया करते थे। तो इसका सबसे फेमस नमूना जो है, एक तो वशिष्ठ पुत्र, पूरा नाम है इनका वशिष्ठ पुत्र पुलियामी, जो कि इनकी माता का सरनेम था। और एक यहाँ पर फेमस, और इन्हीं के पिताजी जो हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो फेमस किंग है यहाँ के, उसका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो ये सतकर्णी है, ये इनकी माता का सरनेम है। तो ये भी एक किंग है सातवाहन डायनेस्टी के, एक दूसरे किंग है वशिष्ठ पुत्र सातवाहन डायनेस्टी के। इसके बारे में अगर मैं और जानना चाहूँ आप लोगों के लिए, तो इसके एक किंग हुए थे, 17वें किंग। इस सातवाहन डायनेस्टी के 7th किंग हुए थे, 17th किंग, 17वें किंग हुए थे। ठीक है, और 17वें किंग का नाम क्या था आपका? 17वें किंग का नाम था हला। क्या नाम था आपका? 17वें किंग का नाम हला। और हला ने एक बुक लिखी थी, हला सतसई। ठीक है, हला सतसई या गाथा सप्तसती। दूसरा नाम क्या है इस बुक का? इस बुक का दूसरा नाम है आपका गाथा सप्तसई। या तो आप हला सतसई बोल सकते हैं या गाथा सप्तसई बोल सकते हैं, दोनों ही नाम लिखे, एक ही बुक के दोनों ही नाम है। और ये काफी फेमस बुक रही है, क्योंकि सातवाहन डायनेस्टी अपने आप को ब्राह्मण डायनेस्टी बोलती थी, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणवाद का बोलबाला था। फिर भी इन्होंने अमरावती स्तूप का रख रखाव करा। इसके अलावा जो गाथा सप्तसती या हला सतसई जो बुक है, ये जो बुक है ये किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी प्राकृत भाषा में। ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई है आपकी? ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है।
तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सातवाहन डायनेस्टी किस धर्म को फॉलो किया करती थी, तो आंसर आएगा ब्राह्मणवाद को फॉलो किया करते थे, अपने आप को ब्राह्मणवाद किया करते थे। और राजा हला जो इनके 17th किंग है, उन्होंने एक बुक लिखी है हला सतसई, जिसको गाथा सप्तशती भी कहते हैं, और प्राकृत भाषा में ये लिखी गई है। याद रखिएगा, सातवाहन डायनेस्टी की जो कैपिटल थी उसको बोलते हैं अमरावती। सातवाहन डायनेस्टी की कैपिटल अगर आपके सामने आ जाती है तो आप बोलेंगे सातवाहन डायनेस्टी की कैपिटल क्या है? अमरावती। और सातवाहनों को हम आंध्र सातवाहन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में सातवाहनों से और क्या रिलेटेड हो सकता है आपका फेमस? एक तो आपका नासिक और दूसरा नानागढ़। नासिक और नानागढ़ शिलालेख, ठीक है, नानागढ़ शिलालेख, ये दोनों के दोनों सातवाहनों से रिलेटेड है, सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड है। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लास्ट इसके अंदर पॉइंट जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है वो है जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, बौद्ध भिक्षु, उनको इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड देना शुरू करा। एग्रीकल्चर लैंड देना शुरू करा जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता था, ठीक है, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता था। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, बौद्ध भिक्षुओं को सबसे पहले जमीन, एग्रीकल्चर के लिए जमीन या खाली जमीन के टुकड़े देने किस डायनेस्टी ने, किस वंश ने स्टार्ट करे? तो आंसर होगा सातवाहन डायनेस्टी। तो आपका सातवाहन डायनेस्टी यहाँ खत्म होता है। आइए अगली डायनेस्टी शुरू करते हैं। अगली डायनेस्टी जो है आपकी वो का पल्लव वंश। पल्लव वंश की जो कैपिटल थी, पल्लव वंश की कैपिटल जो थी वो थी टोडी मंडलम। क्या थी? टोडी मंडलम इसकी कैपिटल हुआ करती थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी। पल्लव डायनेस्टी जो है, इसके फेमस किंग जो हैं, जो हर बार एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले इनके फेमस किंग थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट। दूसरे फेमस किंग इसके नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और तीसरे फेमस किंग जो हैं इनके वो हैं नरसिंह वर्मन सेकंड, ठीक है। यानी 3 फेमस किंग रहे हैं पल्लव डायनेस्टी के, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन सेकंड, ठीक है। इसके बाद में बात करें पल्लवास के फाउंडर कौन है, तो पल्लव वंश के जो फाउंडर हैं, फाउंडर का नाम अगर आपके सामने आ जाए, पल्लव वंश के फाउंडर बताइए, फाउंडर कौन है? तो पल्लव वंश के फाउंडर्स का आप नाम लिखेंगे सिंह विष्णु, ठीक है। पल्लव वंश के फाउंडर कौन है? पल्लव वंश के फाउंडर हैं सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना करी थी साउथ इंडिया के अंदर। इसके बाद में जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट है हमारे, ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट हैं, इनके समय में कुछ चीजें स्टार्ट हुई। तो वो चीजें क्या थी जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय में शुरू हुई थी? तो सबसे पहले तो पल्लव और चालुक्य। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? जो आपके पल्लव, ठीक है, पल्लव और चालुक्य, पल्लव और चालुक्य कन्फ्लिक्ट जो था, या संघर्ष की बात कर ले हम, संघर्ष कहेंगे कन्फ्लिक्ट को। संघर्ष, पल्लव और चालुक्य संघर्ष क्या हुआ? शुरू हुआ। पल्लव और चालुक्य संघर्ष किस पल्लव राजा के समय शुरू हुआ? तो आप आंसर लिखेंगे महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय पर चालू हुआ। इसके बाद में महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है, इससे रिलेटेड एक शिलालेख है जिसका नाम है पुगलर, ठीक है, पुगलर शिलालेख किस राजा से रिलेटेड है? तो आंसर होगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आपका
महेंद्र वर्मन फर्स्ट शुरुआत में तो जैन धर्म को मानता था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट शुरुआत में जैन धर्म को मानता था और बाद में एक कन्वर्ट होकर शैव धर्म को यानी शिव धर्म को या शैव धर्म को मानने लगा। पहले जैन धर्म को मानता था, बाद में कन्वर्ट होकर शैव धर्म को इसने मानना स्टार्ट कर लिया और ये शिविज्म हो गया। ठीक है, इसके बाद में जब इन्होंने शैव धर्म को मानना स्टार्ट करा तो इन्होंने तिरुवंडी के अंदर एक शिव मंदिर भी बनवाया। ठीक है, क्या बनवाया? एक शिव टेम्पल बनवाया। शिव टेम्पल बनवाया कहां पर बनवाया? तिरुवंडी के अंदर। एग्जाम में कई बार आता है तिरुवंडी के अंदर शिव टेम्पल, शिव जो मंदिर है किसने बनवाया है? तो आंसर आएगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने बनवाया है। इसके बाद में महेंद्र वर्मन फर्स्ट को रॉक कट टेम्पल का सबसे पहले इंट्रोड्यूस इन्होंने ही करा था। तो रॉक कट टेम्पल सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा? रॉक कट टेम्पल किसने इंट्रोड्यूस करा सबसे पहले? तो आप आंसर लिखेंगे महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने सबसे पहले रॉक कट टेम्पल को इंट्रोड्यूस किया था, या सबसे पहले रॉक कट टेम्पल के सबसे पहले नमूने कहीं मिलते हैं तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट पल्लव वंश के समय से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। का सबूत है जो गुफा मंदिर आपको एलोरा, अजंता और एलिफेंटा के अंदर जो गुफा मंदिर मिले हैं, जो केव टेम्पल आपको मिले हैं, केव टेम्पल सबसे पहले किस वंश के शासनकाल में देखने को मिलते हैं? तो आंसर होगा आपका पल्लव वंश के शासनकाल में। और इसी में काफी फेमस राइटर भी थे ये, तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, इसका नाम है माता विलासा परसरनम। ठीक है, माता विलासा परसरनम। ठीक है, माता विलासा परसरनम एक बुक है और इस बुक के राइटर कौन है? इस बुक के राइटर है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में इनका बेटा आता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है ये पल्लव और चालुक्य के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा हुआ था आपस में, इसको खत्म कर देता है। और पल्लवों के जो राजा होते हैं पुलकेशिन सेकंड, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट करता क्या है? सबसे पहले तो क्या काम करता है? ये जो पुलकेशिन सेकंड होता है, पुलकेशिन सेकंड को क्या करता है? ये पुलकेशिन सेकंड को हराता है, दूसरा क्या काम करता है? चालुक्यों की जो राजधानी थी, चालुक्यों की जो कैपिटल जिसका नाम था वातापी। ठीक है, क्या नाम था? वातापी पर क्या करता है? कब्जा करता है। कौन कब्जा करता है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट कब्जा करता है। कब्जा करने के बाद वातापी कोंडा, ठीक है, वातापी कोंडा टाइटल, वातापी कोंडा टाइटल क्या करता है? अडॉप्ट करता है। ठीक है, या कभी कभी क्वेश्चन आता है वातापी कोंडा का टाइटल किसने अडॉप्ट करा? तो आंसर आएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। या पुलकेशिन सेकंड को, जो कि चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन सेकंड जो है चालुक्य डायनेस्टी के जो वातापी वाले इलाके के जो किंग हुआ करते थे, इसको किसने हराया? तो आंसर आएगा आपका पल्लव डायनेस्टी के राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को हराकर उसकी राजधानी वातापी पर कब्जा किया। वातापी पर कब्जा करने के बाद में वातापी कोंडा एक टाइटल इसने अडॉप्ट किया, वातापी कोंडा की जो उपाधि थी इसने धारण करी। इसके बाद में नरसिंह वर्मन फर्स्ट ही था जिसने नीचे तमिलनाडु के अंदर नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही क्या स्टार्ट किया? रथ मंदिर। ठीक है, रथ मंदिर निर्माण शुरू किसके समय में हुआ? रथ मंदिर शैली किस डायनेस्टी के समय में देखने को मिलती है? तो आंसर आएगा पल्लव वंश के समय में देखने को मिलती है। और रथ मंदिर जो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे तमिलनाडु के अंदर। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पल्लव डायनेस्टी भारत के किस राज्य के अंदर थी? तो आंसर आएगा तमिलनाडु वाले हिस्से में हमें पल्लव डायनेस्टी देखने को मिलती है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, नरसिंह वर्मन सेकंड। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बाद में पल्लव डायनेस्टी के जो अगले किंग बनते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड बनते हैं, और ये भी काफी फेमस रहे हैं। इन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम था राजसिम्हा। ठीक है, राजसिम्हा
राजसिम्हा के नाम से किसको जाना जाता है? तो आंसर में आप लिखेंगे नरसिंह वर्मन सेकंड को राजसिम्हा के नाम से जाना जाता है। और साउथ इंडिया के अंदर मंदिर तट निर्माण शैली, ठीक है, मंदिर तट निर्माण को हम कहते हैं कोस्टल रीजन के आसपास जो टेम्पल क्रिएट किए गए हैं, बिल्ड किए गए हैं साउथ इंडिया के अंदर, तो तट निर्माण शैली यानी मंदिर का जो स्टाइल होता है, तो कोस्टल एरिया पे जो टेम्पल स्टाइल स्टार्ट किया था, तो किसने किया था? तो आंसर आएगा नरसिंह वर्मन सेकंड ने मंदिर तट निर्माण शैली स्टार्ट करी थी। और इसके बाद में नरसिंह वर्मन सेकंड में ही इन्हीं के दरबार के अंदर एक फेमस पोइट थे दांडीन, ठीक है, फेमस पोइट जो कि नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में थे, इसका नाम था दांडीन। एग्जाम में कई बार आता है दांडीन किस राजवंश से रिलेटेड है या किस राजा के शासन काल में उसके दरबार में रहा करते थे। संस्कृत के काफी बड़े विद्वाता थे दांडीन, जो कि नरसिंह वर्मन सेकंड के समय में रहे हैं। इसके बाद में नरसिंह वर्मन सेकंड और क्यों फेमस है? नरसिंह वर्मन सेकंड वैष्णव और शैव धर्म, आपको याद होगा कि साउथ इंडिया से भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ। साउथ इंडिया के अंदर भक्ति आंदोलन में दो अलग अलग ब्रांचेस थी, एक वैष्णववाद, एक शैववाद। तो वैष्णववाद और शैववाद या फिर भक्ति आंदोलन ही स्टार्ट हम कह सकते हैं एक तरीके से, भक्ति आंदोलन, ठीक है, या फिर वैष्णववाद और शैववाद। वैष्णववाद वो होते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं, शैववाद जो होते हैं भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो भक्ति आंदोलन है शैववाद या वैष्णववाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आंसर देंगे आप पल्लव वंश से शुरू होती है और नरसिंह वर्मन सेकंड इसके फाउंडर रहते हैं एक तरीके से, इन्हीं के समय से ये चीजें शुरू होती हैं। और एक काफी पेंटिंग की बहुत बड़ी एक स्टाइल है, पेंटिंग स्टाइल है जिसका नाम है सिट्टन वासाल। क्या नाम है? सिट्टन वासल, ठीक है। सिट्टन वासाल जो पेंटिंग शैली है, पेंटिंग निर्माण शैली है, ठीक है, पेंटिंग स्टाइल जो है सिट्टन वासाल स्टाइल, ठीक है। सिट्टन वासाल स्टाइल जो है किसके समय में शुरू हुआ? तो पल्लव डायनेस्टी के नरसिंह वर्मन सेकंड के समय में सिट्टन वासाल जो स्टाइल है पेंटिंग स्टाइल वो शुरू होता है। आइए अब अगली डायनेस्टी देखते हैं साउथ इंडिया की, चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के जो समय है वो समय है 543 से लेकर 755 एडी तक। इसमें चालुक्य जो है दो तरीके के चालुक्य आपको देखने को मिलेंगे, एक वेस्टर्न चालुक्य यानी इसको पश्चिमी चालुक्य भी बोल देते हैं, दूसरे आपके ईस्टर्न चालुक्य जिनको हम पूर्वी चालुक्य भी बोल देते हैं। पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य की भी दो ब्रांच थी अलग अलग, जिसको हम बेंगी के चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य भी बोल देते हैं। जो पश्चिमी चालुक्य थे इसमें बादामी चालुक्य और वातापी चालुक्य। इसमें जो सबसे मेन डायनेस्टी का हिस्सा देखते हैं वो बादामी चालुक्य, वातापी यानी वेस्टर्न चालुक्य आप देखते हैं। वेस्टर्न चालुक्य के जो फाउंडर थे उनका नाम था पुलकेशिन फर्स्ट। वेस्टर्न चालुक्य के फाउंडर का नाम क्या था? पुलकेशिन फर्स्ट ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? वातापी को, ठीक है। पुलकेशिन फर्स्ट ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? वातापी को बनाया था। और इसके बाद में पुलकेशिन फर्स्ट के बाद में जो सेकंड राजा आते हैं चालुक्यों के, वो आते हैं पुलकेशिन सेकंड, जो कि बादामी ही होते हैं, ठीक है, बादामी चालुक्य होते हैं। और इनसे जो रिलेटेड एक इंक्रिप्शन है, एक फेमस इंक्रिप्शन है, अभिलेख है जिसका नाम है एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन सेकंड से रिलेटेड है। और इसके अंदर दिखाया गया है कि पुलकेशिन सेकंड ने किस तरीके से हर्षवर्धन जो कि नॉर्थ इंडिया के हिंदू सम्राट हैं नॉर्थ इंडिया के, उनकी जो एक तरीके से विनिंग एरा था, जो लड़ाई लड़ते हुए वो विजय करते हुए साउथ इंडिया की ओर आ रहे थे, तो साउथ इंडिया में हर्षवर्धन की विजय को किसने स्टॉप किया? तो आंसर आएगा पुलकेशिन सेकंड। और ये बात कहाँ लिखी गई है? तो एहोल अभिलेख के अंदर ये बात लिखी गई है, ठीक है। तो पुलकेशिन सेकंड डिफेटेड हर्षवर्धना। इसके बाद में चालुक्य ने और क्या काम करा है? तो चालुक्यों के जो ईस्टर्न चालुक्य है इन्होंने मंदिर निर्माण की वेसर शैली स्टार्ट करी है। मंदिर निर्माण की कौन सी शैली स्टार्ट करी है? वेसर शैली स्टार्ट करी है। और इसी वेसर शैली के अंदर अगर आप वातापी के अंदर देखेंगे, कर्नाटक वाले रीजन में देखेंगे, तो आपको लाड़ खान मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है
कि लाड़ खान मंदिर भारत के किस राज्य के अंदर है, तो आंसर आएगा कर्नाटक में आए। और लाड़ खान मंदिर किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो आंसर आएगा चालुक्य डायनेस्टी से। तो बेसर शैली एक ऐसी टेम्पल स्टाइल है आपका, एक ऐसी शैली है, एक ऐसा स्टाइल है जो कि द्रविड़ और जो नागर है, नागर जो आपके नॉर्थ इंडिया में चलती है, द्रविड़ जो साउथ इंडिया में चलती है, दोनों को मिलाने के बाद में एक नई स्टाइल रेडी हुआ है बेसर, जिससे हमारा उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल और जो सूर्य टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, इसके अलावा लाड़खान टेम्पल इसी बेसर शैली के जीते जागते नमूने। अगली डायनेस्टी देखते हैं साउथ इंडिया की। आइए अब अगली डायनेस्टी देखते हैं। तो अगली डायनेस्टी है आपकी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का समय है 755 से 750 एडी से लेकर 975 एडी के बीच में रहा है। इसका जो फाउंडर है, फाउंडर की बात कर ले तो फाउंडर है इसके दंती दुर्ग। फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूटों की कैपिटल क्या थी? मलखड़, मलखड़ या मान्या खंड, दोनों ही नाम से इसको जान सकते हैं। राष्ट्रकूटों की कैपिटल बहुत कम हमें बुक्स में वगैरह में देखने को मिलती है। तो राष्ट्रकूटों की कैपिटल क्या थी? मलखड़ या मान्यखंड। राष्ट्रकूट जो है कन्नड़ यानी आज का जो कर्नाटक है, इस वाले इलाके में राष्ट्रकूटों को शासन हुआ करता था। महाराष्ट्र तक इनका शासन फैला हुआ था और यही कारण है कि इनके समय में कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ साहित्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ। और इसी विकास की जो सबूत है वो है एक बुक है आपकी कविराज मार्ग। ठीक है, कविराज मार्ग एक बुक है जो कि राष्ट्रकूट एक राजा हुआ करते थे अमोघ वर्ष, और अमोघ वर्ष ने ही कविराज मार्ग बुक लिखी है, वह इसके राइटर है। तो आप ये याद रखिएगा। सेकंड बात करें कृष्ण फर्स्ट, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ही एक फेमस किंग हुए हैं, कृष्ण फर्स्ट, आप इसके बारे में याद रखें। कृष्ण फर्स्ट ने कैलाशनाथ मंदिर, जो एक रॉक कट टेम्पल है, एक पत्थर को काटकर, चट्टान को काटकर जो बनाया गया है, भारत का सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के अंदर है और ये राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया था। और राष्ट्रकूटों में भी जो कृष्ण फर्स्ट इसके किंग थे उन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा एलोरा, एलिफेंटा और अजंता, ठीक है, एलोरा, एलिफेंटा और अजंता केव जो है राष्ट्रकूटों के समय में ही फेमस हुई है और राष्ट्रकूटों के समय में इनका निर्माण किया गया है। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी सिर्फ इतना ही है और इतना ही आप याद रखें राष्ट्रकूट डायनेस्टी से रिलेटेड। अगली डायनेस्टी देखते हैं जो काफी फेमस डायनेस्टी रही है साउथ इंडिया की, चोला डायनेस्टी। अब लास्ट और अगली डायनेस्टी देख लेते हैं हम साउथ इंडिया की, शाही चोल वंश। चोल वंश का समय है 975 से स्टार्ट होकर 1275 तक चलता है, 1275 एडी तक चलता है। और चोल वंश जो है ये भारत में साउथ इंडिया में दो भागों में शासन करते हैं। पहला जब संगम डायनेस्टी चली हुई थी, संगम वंश, तमिल साहित्य से या साउथ इंडिया के साहित्य से एक लिटरेचर जो एरा है वो रिलेटेड, इसको संगम साहित्य बोलते हैं, संगम एरा बोलते हैं। तो संगम साहित्य के अंदर आपको चोल वंश मिलेंगे जिसके फाउंडर आपको करिकाला, संगम चोलों में चोल वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे? करिकाला। तो ये नाम आप याद रखेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके संगम साहित्य की, ठीक है, लगभग 375 एडी के आसपास की बात कर रहा हूँ। पर जो मैं अभी की बात कर रहा हूँ एडी की 975 वाले, ये शाही चोल की बात है। तो इन शाही चोलों के जो फाउंडर थे वो थे विजयालय। ठीक है, तो विजयालय कौन थे? शाही चोलों के फाउंडर थे। इसके अलावा कैपिटल क्या थी शाही चोलों की? उरयूर थी। पहले वालों की भी उरयूर थी, जिसके फाउंडर करिकाला थे। शाही चोलों के अंदर तमिल साहित्य का बहुत बड़ी मात्रा में विकास हुआ, बहुत ज़्यादा फैला ये, क्योंकि जो चोला डायनेस्टी थी पूरा का पूरा तमिलनाडु वाले इलाके में फैली हुई थी। तो एग्जाम में कई बार आता है तमिल साहित्य किस राज्य से रिलेटेड है, या तमिल साहित्य का विकास किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुआ, तो आंसर देंगे आप तमिलनाडु वाले इलाके में। चोल वंश से रिलेटेड जो सबसे फेमस मंदिर है वो नटराज मंदिर है और नटराज की मूर्ति। तो नटराज मंदिर और नटराज की मूर्ति को सबसे पहले इंट्रोड्यूस इंडियन हिस्ट्री में या साउथ इंडियन हिस्ट्री में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आंसर आएगा चोल वंश ने नटराज मंदिर और नटराज मूर्ति को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने का काम किया है। सबसे पहले यही लेके आए थे, इन्होंने इसका निर्माण करा था। चोल वंश में दो फेमस आपको किंग मिलेंगे, दो फेमस राजा मिलने वाले हैं आपको। पहले मिलेंगे आपको राजराज फर्स्ट, दूसरे मिलेंगे आपको राजराज सेकंड। ठीक है, पहला राजराज फर्स्ट, दूसरे राजेंद्र फर्स्ट। राजराज फर्स्ट जो है इन्होंने श्रीलंका पर अटैक किया पर उसको कब्जा नहीं कर पाए, पर इन्होंने जो लिटरेचर है प्लस में जो आर्किटेक्चर उस पर काम करना स्टार्ट किया और इसी आर्किटेक्चर के कारण इन्होंने एक मंदिर बनाया, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज फर्स्ट जो कि शाही चोल थे उनके द्वारा किया गया था, जो कि अभी के डेट में कहाँ पर है? तंजौर में है। कहाँ है? तंजौर में है, तमिलनाडु के अंदर है। जिसका निर्माण कब हुआ है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कब किया गया है?
1010 AD के अंदर। इसके बाद में राजेंद्र फर्स्ट जो कि राजराज फर्स्ट के ही बेटे थे, इन्होंने श्रीलंका पर कब्जा किया। तो चोल डायनेस्टी की एक ऐसी डायनेस्टी रही है जिन्होंने श्रीलंका के ऊपर कब्जा किया है अशोक के अलावा, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म फैलाया था। अशोक श्रीलंका पर कब्जा नहीं कर पाए थे एक तरीके से, पर कह सकते हैं कि हाँ मौर्य साम्राज्य श्रीलंका तक फैल चुका था। सेम वही कह सकते हैं यहाँ पर कि साउथ इंडिया की जो डायनेस्टी थी शाही चोल, इन्होंने श्रीलंका के ऊपर कब्जा किया था। तो देखिए एग्जाम में जो आपके साउथ इंडिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे साउथ इंडिया के जितने भी आपके डायनेस्टीज हैं, सिर्फ यही है फिलहाल में तो जहां से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है आपके। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जितने भी डायनेस्टीज मैंने बताई हैं, जो मैंने पॉइंट इसके अंदर बताए, उन पॉइंट को अच्छे से रट लीजिएगा। हो सकता है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आए साउथ इंडिया का, तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि इससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्योंकि वीडियो जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को देखकर और उनके क्वेश्चंस के आधार पर ये मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। प्लस में मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो फ्रेंड हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, प्लीज उनको ये शेयर करें वीडियो, ताकि आपके अलावा ये भी वो वीडियो देख पाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करें। धन्यवाद।